Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss fiber classification and subclassification in advanced composite materials. If we see the fibers, we can see here that the fibers can be classified in two classes, that is the natural fibers and the synthetic fibers. Here, if I take some revision from the last lectures, then I can just explain it that fibers as an reinforcement, right? पहले जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उसके अंदर हम reinforcement में हमने फाइबर्स का कुछ पार्ट हमने स्टडी किया है. अभी आज उसको आगे लेकर चलेंगे. तो फाइबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक को नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड इज़ द सिंथेटिक रीइंफोर्समेंट फाइबर्स, राइट. सो सिंथेटिक फाइबर्स में आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक फाइबर्स एंड इनऑर्गेनिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स से हमें वैसे ही आइडिया हो रहा है इस बात का कि दे आर द मैन मेड फाइबर्स, राइट. और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें या तो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होता है या इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होता है. उसकी बेसिस पे फिर हमने उनको मज़ीद क्लासीफाई किया है. अगर इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन को हम पहले स्टडी कर चुके हैं. इसके बारे में ज़रा 2-3 मिनट के बाद बात करूँगी. अभी जो हम पढ़ने जाएंगे वो नेचुरल फाइबर्स हैं. नेचुरल फाइबर्स की आगे हमारे पास 3 टाइप्स हैं. एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन हो, प्लांट सोर्सेज से यानी कि सेलुलोज बेस्ड हो, या फिर मिनरल सोर्स से हो. सो ये 3 मेजर टाइप्स हैं जिनको हम देखेंगे. फिर इन मेजर टाइप्स की आगे मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं कि कहाँ कहाँ से ये ऑब्टेन हो सकते हैं, ये आगे हम देखेंगे इसके बारे में. सिंथेटिक फाइबर्स जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, सिंथेटिक फाइबर्स में हमने ग्लास स्टडी किया था, कार्बन स्टडी किया था, बोरोन स्टडी किया था, एरामिड स्टडी किया था. तो ये सिंथेटिक फाइबर का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है. आगे अब हमने नेचुरल फाइबर्स की तरफ देखना है. ये रिवीजन के तौर पर एक मैंने स्लाइड पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में से पुट की है जिसमें आपने ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर ये पढ़ लिया था, जिसके अंदर आप इसके अलावा केवलर भी पढ़ा है एरामिड के अंडर, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और इसका एप्लीकेशंस एंड स्ट्रेंथ वगैरह सारा कुछ हम इसको कवर कर चुके हैं. आज हम देखेंगे नेचुरल फाइबर्स को. तो नेचुरल फाइबर्स की मैं बता चुकी हूँ कि 3 बड़ी टाइप्स हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. और उन पार्ट्स में से जो पार्ट आज हम देखेंगे वो है सेलुलोज, यहाँ लिग्नो सेलुलोज नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, मतलब ये कि हमने सारा प्लांट्स की तरफ मूव करना है, एनिमल्स और मिनरल्स की तरफ नहीं, लेकिन प्लांट्स में मौजूद जितना भी फाइबर जो कि कंपोजिट के लिए एज एन रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल होता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे. इसके अंदर हमारे पास 3-4 सोर्सेज हैं, यानी कि बास्ट, लीफ, सीड या फ्रूट. इन चारों पार्ट्स में से हम फाइबर को इस्तेमाल करते हुए उसका सेलुलोज को, यानी कि बेसिकली सेलुलोज को इस्तेमाल करते हुए हम उससे कंपोजिट्स बनाते हैं. नेचुरल फाइबर्स के अंदर जो है इसकी बड़ी एग्जांपल हम देख लें तो नेचुरल फाइबर हमें इर्द गिर्द बहुत नज़र आता है, लाइक कारपेट्स में, रोप्स में, जियो टेक्सटाइल में, कोर में. और इसी तरह से जो है सेलुलोज फाइबर्स की जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं वो ज्यूट और कोर में. कोर मतलब जो कोकोनट का जो प्लांट है उसका कोकोनट जो होता है उसके बाहर वो जो मतलब उसका जो शेल होता है, शेल नहीं कहना है, हाँ शेल कह सकते हैं, उसके इर्द गिर्द जो फाइबर्स मौजूद होते हैं वो इसका सोर्स है. अच्छा, उसके अलावा कि ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें सेलुलोज हमने क्योंकि ऑब्टेन करना है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में से हम लेते हैं, लाइक स्टेम में से ले सकते हैं, लीफ उसका सोर्स बन सकता है, सीड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं. तो जो ये फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं कि प्रॉपर्टीज़, ये ज्यूट हमारा प्लांट है, बनाना को भी आप जानते हैं. सीसल मैंने ये साथ में एक फिगर अटैच कर दी थी ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि ये सीसल का प्लांट कौन सा है. पाइनएप्पल को भी पता है, और आपको कोर यानी कि कोकोनट का जो शेल है वो उसके इर्द गिर्द जो मौजूद होते हैं फाइबर्स टाइप सा थ्रेड से मौजूद होते हैं, वो थ्रेड से. अच्छा जी, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख लें कि विड्थ और द डायमीटर्स दिए गए हैं, डेंसिटी दी गई है, सेलुलोज लिग्निन कंटेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो इसमें दिखाया गया है कि ज्यूट में 61/12, 65/5,
67 एंड 81 पाइनएप्पल में मौजूद होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज और लिग्निन कंटेंट ये परसेंटेज में बताया गया। सेलुलोज बाय लिग्निन यानी 61 सेलुलोज है एंड 12 जो है वो लिग्निन उसमें मौजूद होता है। अच्छा जी, फिर नेचुरल फाइबर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ द नेचुरल फाइबर कंपोजिट्स, सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट होता है वो ये है कि ये वेट रिड्यूस कर देता है। अगर कोई चीज़ हम मेटल की इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी हैवी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी सबसे बड़ी जो नेचुरल फाइबर का कंपोजिट का जो एप्लीकेशन हमें नज़र आती है वो कार्स में नज़र आती है। कार्स के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सेलुलोज फाइबर को या नेचुरल फाइबर के कंपोजिट्स को बनाकर बनाया जाता है। फिर जर्मनी में ऐसा है कि मर्सिडीज़ या जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाइक मर्सिडीज़ है, वोल्क्सवैगन है, ये सब जो कंपनीज़ हैं, बड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये भी इंटीरियर और एक्सटीरियर जो हैं उसके गाड़ियों के वो नेचुरल फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स से बनाते हैं। आगे कुछ मैंने पिक्चर्स ऐड की हैं नेचुरल फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट के अंदर कि इंटीरियर ऑफ द ई क्लास कार जो है उसका इंटीरियर आप यहाँ एक्सटीरियर देखें तो वो 60% ऑलमोस्ट सेलुलोज या नेचुरल फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट से बनता है। ये आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक डोर दिखाया गया है, ठीक है ना, ये डोर दिखाया गया है और ये उसका मिरर भी नज़र आ रहा है। तो ये ऊपर की जो है वो कवरिंग है, लेकिन वो जो इनर उसका पार्ट है सारा, वो सारा का सारा सेलुलोज बेस्ड है। तो मतलब ये कि और सेलुलोज बेस्ड कह सकते हैं, मतलब मेरा सेलुलोज कहने का यहाँ पर ये मकसद है कि नेचुरल फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट है जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी दोनों, जो इंटीरियर भी और एक्सटीरियर दोनों पार्ट्स को हमने रिप्लेस कर दिया है नेचुरल फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट से एज़ कम्पेयर टू कि कोई हैवी मेटल्स को इस्तेमाल किया जाए। फिर कोर फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट की एप्लीकेशंस आपके इर्द गिर्द बहुत नज़र आती हैं। हम ये जो गमले इस्तेमाल करते हैं, रूप्स उसके इर्द गिर्द इस्तेमाल करते हैं। गमले वो वाले गमले नहीं जो मट्टी के होते हैं, वो वाले नहीं, वो प्लास्टिक के भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है कार सीट्स हैं, कारपेट्स हैं, पॉट्स गमलों की बात कर रही हूँ मैं, और जियो टेक्सटाइल नेट्स हैं, मैट्स हैं, बायो इंजीनियर्ड जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ इरेजन एंड द कंट्रोल्ड मटेरियल्स हैं। ये एक और एप्लीकेशन इसकी दिखाई गई है कि फ्लोर फर्निशिंग मटेरियल्स, यानी कि ये जो हम कारपेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं फर्निशिंग वाले, और ये वाले जो गार्डनिंग आर्टिकल्स हैं, डोर पैनल्स हैं या डोर के इंटीरियर्स हैं, वो सारे के सारे ये कोर फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट से मिलकर बनते हैं। बैम्बो की फाइबर, यानी इसके अंदर बड़ी किस्में हैं ना। अभी जो हमने शुरू में देखा था कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने यहाँ पर बात की थी कि सीसल है, पेल्फ है, जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, कॉटन है, कोर है, ये मिल्क वीड है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका जो है सेपरेटली एक को अलग से कोर बेस्ड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें एज एन कंपोजिट हमको नहीं जानते। और बैम्बो बेस्ड यानी कि बैम्बो फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट सीलिंग में इस्तेमाल हो रहा है, पार्टीशन बोर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। राइस हस्क के जो फाइबर हैं उसको एज एन रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करके कंपोजिट बनाया जाता है, तो विंडो के पैनल्स बनाए जाते हैं। बगास का पता है आपको, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट जो बनाया जाता है उससे ये हार्डबोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये इनको इस्तेमाल करते हुए हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए हैं अपनी जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा जूट कोर कंपोजिट्स जो हैं वो बोर्ड्स प्रोवाइड वेरी गुड वैल्यू फॉर द कस्टमर विदाउट एनी कंप्रोमाइज़ इन द प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और एक और इसकी जो वैल्यू एडिशन है यानी कि एप्लीकेशन जो नेचुरल फाइबर कंपोजिट की है वो ये है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन जूट कल्टिवेशन बट वुड ऑल्सो इंश्योर इंटरनेशनल मार्केट फॉर द चीप सब्सटीट्यूशंस। यानी कि दोनों तरह से देखिए ना, जूट को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन रीइंफोर्समेंट के, तो जूट का जो अपना मतलब एक तो रीइंफोर्समेंट के तौर पर इस्तेमाल करके जो कंपोजिट बन रहा है, एक तो उसकी मार्केट बढ़ रही है, और एट द सेम टाइम जूट इटसेल्फ जो है उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्रो करेगा तो हम उससे फिर रीइंफोर्स कंपोजिट्स बनाएंगे ना। सो इट मीन्स कि इसने हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा दिया। अच्छा,
अब इसके अंदर ये जितना भी हमने देखा कि हम बैम्बो से या जो है राइस हस्क से, इन सब चीज़ों से हम निकाल ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कंपोजिट्स बना रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो सेलुलोज जो फाइबर होता है या ये जो हम नेचुरल फाइबर्स इस्तेमाल करें, इसका जो बेसिक यूनिट है वो सेलुलोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आप सेलुलोज के बारे में पहले से जानते हैं, ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि हम वुड से या वुड पल्प वगैरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मोनोमर्स, छोटे छोटे मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होकर चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, और वो सेलुलोज पॉलीमर बनाता है, जैसे कि यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो हमें इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जितना भी नेचुरल फाइबर पढ़ना है उस सब का काम इस सेलुलोज बेस पर ही है, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये कि सेलुलोज कंटेंट जो है वो वेरी करता है प्लांट से प्लांट में। लाइक अगर हम कोई कॉटन वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर ये जो कॉटन आम कॉटन इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको उसमें से मॉइस्चर वगैरह रिमूव कर दें तो 90% उसको सेलुलोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सेलुलोज जो है वो कॉटन में है, ठीक है। वुड में से हम 50% उसके अंदर सेलुलोज इस्तेमाल करते हैं, बाकी भी चीज़ें हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक लिग्निन होता है, पॉलीसेक्राइड्स होता है, और भी दूसरे लाइक मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, केमिकल पर्पस के लिए अगर हम बेसिकली लेते हैं सेलुलोज, हमें केमिकली अवेलेबल होता है, भी अवेलेबल होता है। तो केमिकल पर्पस के लिए हमारे पास सिर्फ दो बेसिक यहाँ बड़े सोर्सेज हैं। एक तो हम कॉटन लिंटर्स और वुड पल्प से सेलुलोज को हासिल करते हैं। कॉटन लिंटर यानी कि ये जो आपकी कपास होती है ना, उसके ऊपर जो कपास का मतलब लाइक जो उसके ऊपर कॉटन मौजूद होती है वो, ठीक है। ये ज्यूट का प्लांट दिखाया गया आपको कि उससे ज्यूट ये जैसे ये उसकी कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, उसकी सारी प्रोसेसिंग दिखाई है, उसको सुखा कर यहाँ से आप स्टार्ट करें तो रूप की फॉर्म में उसको निकाला गया। कोर, ये जो हमारा आपने ये जो लाइक कोकोनट के ऊपर से आपने वो सारा उसका उतार लिया, थ्रेड्स उतार लिए, फाइबर्स उतार लिए, और फिर उसकी फाइनल शेप ये दिखाई गई है। लीलन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट है, फ्लैक्स प्लांट ये दिखाया गया है। फ्लैक्स प्लांट से हम उसकी रूट्स भी बना सकते हैं, और लीलन का जो कपड़ा टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है वो भी इसी से कंपोजिट के तौर पे बनाया जाता है। वेजिटेबल फाइबर्स भी दिखाए गए हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अब ज्यूट, लीलन एंड वेजिटेबल फाइबर्स जितने भी हैं उनको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो हमने ये देख लिया कि उसके अंदर सेलुलोज कंटेंट हमारा बेसिक यूनिट है। फिर उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से हम इनको ज्यूट को, लीलन के और वेजिटेबल फाइबर्स को इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये कि इसकी जो है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, सरफेस मॉर्फोलॉजी हम इसकी मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी के साथ। एडिशनल एडवांटेजेस में 3-4 एडिशनल एडवांटेजेस दिखाए गए हैं। रिन्यूएबल है, अनब्रेकेबल है, ड्यूरेबल होता है, यूवी टर्माइट एसिड रेजिस्टेंट होता है, और लेस कॉस्टली है, बिल्कुल ऐसा ही है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। एप्लीकेशंस पहले भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ी सी और एप्लीकेशंस दिखाई गई हैं, वास्ट एप्लीकेशंस दिखाई गई हैं, यानी कि कैरी बैग्स हैं, होम टेक्सटाइल, फ्लोर्स हैं, विंडोज़ हैं, डोर पैनल्स हैं, सीलिंग्स हैं, जियो टेक्सटाइल्स हैं, एग्रो टेक्सटाइल्स हैं। अच्छा जी, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री पूरी है, पार्टिकल बोर्ड्स है, फैशन एसेसरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारा कुछ जो है वो नेचुरल फाइबर रीएनफोर्स्ड कंपोजिट बेस्ड है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, बाकी मज़ीद इसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।